Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is the part 4 video of the French Revolution, chapter 1, class 9th NCERT. Now let's get to the fourth section of this chapter. Did women have a revolution? जब से ये फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जब से वुमेन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी. ऐसे जितने भी इवेंट्स होते थे फ्रेंच सोसाइटी को चेंज करने के लिए, वुमेन्स ने उन हर इवेंट में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने ये सोचा कि वो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को ऐसे प्रेशराइज करेंगे जिससे कि गवर्नमेंट ऐसे मेथड्स बताएगी, ऐसे मेजर्स इंट्रोड्यूस करेगी जिनसे कि उनकी लाइफ्स इम्प्रूव होंगी. जैसे वुमेन्स को, थर्ड स्टेट की वुमेन्स को काफ़ी काम करना पड़ता था अपना घर चलाने के लिए. लॉन्ड्रेस, धोबी बनना पड़ता था, फूल बेचने पड़ते थे, फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर बनना पड़ता था, लोगों के घर में सर्वेंट्स बनती थी वुमेन्स. लेकिन ज़्यादातर वुमेन्स को एजुकेशन या जॉब ट्रेनिंग का राइट नहीं था. वो नहीं पढ़ सकती थी, उन्हें जॉब के लिए कोई ऐसे ट्रेनिंग भी नहीं हो सकती थी उनकी. लेकिन खाली जो डॉटर नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स की हैं थर्ड स्टेट के, थर्ड स्टेट में भी अमीर लोग होते हैं, जो उनकी बेटियां हैं और जो नोबल्स की बेटियां हैं, खाली उन्हें ही पढ़ने का अधिकार था और उनकी भी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उनकी भी शादी कर दी जाती थी. जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उन्हें काम के साथ साथ अपना घर भी देखना पड़ता है. जैसे घर में सबके लिए खाना बनाना, पानी लेके आना और ब्रेड वगैरह लाना, अपने बच्चों का ध्यान रखना. और वुमेन की जो सैलरी होती थी, चाहे वो उतना ही काम करे जितना एक मैन कर रहा है, लेकिन तब भी उनकी जो सैलरी होती थी वो मैन के सैलरी की कंपैरिजन में कम होती थी. मैन की सैलरी ज़्यादा होती थी. वो जो सोचती हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उन्होंने वो ऐसे वॉइस बनाने के लिए, पूरी गवर्नमेंट को ऐसे दिखाने के लिए उन्होंने अपने न्यूज़पेपर और पॉलिटिकल क्लब्स खोले. कुछ 60 वुमेन क्लब्स बने. हर फ्रेंच सिटी में ऐसे टोटल 60 क्लब्स बने और उनमें जो सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन और रिपब्लिक वुमेन का जो क्लब था वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ. जो वुमेन्स की पहले काफ़ी सारी डिमांड्स थी, और पर उनमें से जो मेन डिमांड थी वो थी कि वुमेन भी सेम पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करें जितने कि मेन करते हैं. जैसे मेन असेंबली में इलेक्ट हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल ऑफिस चला सकते हैं, लेकिन वुमेन नहीं कर सकती थी. जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके साथ भी वुमेन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि उसमें भी वुमेन को पैसिव सिटीजन्स का ही टाइटल मिला हुआ था और वो चाहती थी कि उन्हें राइट टू वोट मिले, वो असेंबली में एज अ मेंबर इलेक्ट हो सकें, वो पॉलिटिकल ऑफिस चला सकें. तभी जो न्यू गवर्नमेंट है उसके इंटरेस्ट अच्छे होंगे. उन्हें लगा कि जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए ऐसे कुछ भी नहीं कर रही है. अगर वो ऐसे पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर चलाएंगे तभी गवर्नमेंट को उनकी मुश्किलों के बारे में पता चलेगा और गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करेगी. फिर कुछ सालों में रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने वुमेन के लिए कुछ किया. उन्होंने ऐसे लॉज बनाए, जैसे कि उन्होंने स्कूल्स खोले और जो लड़कियों की पढ़ाई थी वो उसे कंपलसरी कर दिया गया कि लड़कियां पढ़ेंगी ही पढ़ेंगी. और जो उनके फादर लड़कियों को ऐसे मैरिज में फोर्स कर देते थे कि तुम्हें मैरिज करनी ही पड़ेगी, ये भी अब मना कर दिया गया. अब फादर भी अपनी बेटी को मैरिज के लिए फोर्स नहीं कर सकता. मैरिज भी ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट सा होता है, साइन वगैरह ऐसे करते हैं. इसलिए उसके बाद वो मैरिज सिविल लॉ में आया और डाइवोर्स लीगल हो गया. डिवोर्स अब मेन और वुमेन दोनों डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और अब वुमेन जॉब्स के लिए ट्रेन भी हो सकती हैं, वो आर्टिस्ट भी बन सकती हैं किसी चीज़ की, वो अपना एक छोटा सा बिजनेस भी खोल सकती हैं. जो वुमेन्स का स्ट्रगल था पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो चलता ही रहा. राइन ऑफ टेरर, यानी कि जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का राज था फ्रांस में, जब उसकी गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, उसमें जो वुमेन्स के जितने भी पॉलिटिकल क्लब्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको बैन कर दिया गया. ऐसे काफ़ी ज़्यादा जो प्रोमिनेंट वुमेन थी
उन्हें अरेस्ट किया और फिर उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया। मतलब अच्छी पढ़ी लिखी उन वुमेन्स को अरेस्ट किया और फिर मार दिया उन्हें। वुमेन्स का स्ट्रगल ऐसे ही चलता रहा। वो वोटिंग के राइट्स के लिए लड़ती रही और कि उनकी वेजेस भी इक्वल हो, जितनी मेन को वेज मिलती है उतनी वुमेन को भी मिले। और ये जो ऐसे स्ट्रगल था वुमेन का, वो कुछ 200 ईयर्स तक चला था काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में। और फिर जो ये वोट की फ़ाइट थी, ये राइट टू वोट मिले, वो एक इंटरनेशनल सफरेज बन गया 19th और 20th सेंचुरी में। ये इंटरनेशनल हो गया, हर कंट्री की अब यही कहानी थी। देखो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वॉज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। जितनी भी ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल होते थे फ्रेंच वुमेन के, उन्हें रखा गया, उनकी जो रिवॉल्यूशनरी है वो उन्हें ज़िंदा रखा गया ताकि एज ए इंस्पायरिंग मेमोरी जो आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करे। फिर 1946 में आके फाइनली वुमेन को राइट टू वोट मिल गया फ्रांस में। ये पिक्चर मैंने आपको बताया था बेकरी के सामने वुमेन 2 दिन तक खड़ी रही थी, ये उस चीज़ की पिक्चर है। जब जैकोबिन की गवर्नमेंट थी उसने ये एक अच्छा काम किया था, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। उन्होंने स्लेवरी बंद कर दी थी। उसके बाद जो कैरेबियन की कॉलोनीज़ थी, मार्टिनिक और गिडेलप एंड सैन डोमिंगो, ये इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स थे फ्रांस के। इन सारी कॉलोनीज से फ्रांस को तंबाकू, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी मिलती थी। लेकिन जो यूरोपियंस का वर्क था वो अलग अलग जगह से आता था और ऐसे अनफैमिलियर लैंड से आता था जहाँ पे लेबर और प्लांटेशंस की कमी थी, शॉर्टेज थी। और इस वजह से ये एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बन गया यूरोप के बीच में। जैसे अफ्रीका इस साइड आती है, यूरोप इस साइड आता है और अमेरिका इस साइड आती है। अफ्रीका ऐसे आता है थोड़ा और यूरोप यहाँ पर है और इधर नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, तो ये ऐसे ट्रायंगल बन जाता था। ये पहले स्लेव ट्रेड होता था, ये 17th सेंचुरी में शुरू हो गया था। स्लेव का ऐसे ट्रेड किया जाता था जैसे अमेरिका के स्लेव अपने अफ्रीका ले जाते थे कि तुम यहाँ पर अब स्लेव हो, बेचते थे, स्लेव्स का ट्रेड। और ये जो फ्रेंच के मर्चेंट्स थे, ये बॉर्डियक्स और नैंतस, वहाँ से सेल होता था ये अफ्रीकन कोस्ट पे। वो अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका के कोस्ट पर, और वहाँ से वो लेते थे, स्लेव्स को खरीदते थे। ये सब ऐसे ब्रांडेड और शैकल्ड स्लेव्स ऐसे काफ़ी ज़्यादा से एक बक्से में टाइटली पैक होते थे कि वो कहीं भागे ना, और ऐसे एज अ गिफ्ट टाइप। और ये कम से कम ऐसे 3 महीनों के लिए ऐसे पैक रहते होंगे, जिसमें कि वो ऐसे अटलांटिक से कैरेबियन का रास्ता तय करते थे। फिर उसमें वो सारे स्लेव्स प्लांटेशन के ओनर को बेच दिए जाते थे। स्लेव लेबर की जो एक्सप्लॉयटेशन थी उसकी वजह से यूरोप में जो ऐसे डिमांड हो रही थी ज़्यादा शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो वगैरह की, मार्केट में वो बढ़ी। और जो ऐसे पोर्ट सिटीज़ हैं जैसे कि बॉर्डियक्स, नांतेस, उनके काफ़ी ज़्यादा ऐसे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी स्लेव ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट थी। 18th सेंचुरी में ऐसे स्लेवरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म था। उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे बोलते थे कि स्लेवरी नहीं करनी चाहिए। नेशनल असेंबली ने काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स भी किए थे इस टॉपिक के ऊपर कि जो मैन है, राइट ऑफ मैन्स है, वो हर कॉलोनी में, हर सब्जेक्ट में, जितने भी फ्रांस के मैन हैं, जितने भी लोग हैं, सबके ऊपर इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और वो जानते थे कि ये होना चाहिए, सबके पास उनके राइट होने चाहिए। लेकिन उन्हें बिजनेसमैन का डर था, उनसे डर लगता था कि उन बिजनेसमैन की जो इनकम है वो स्लेव ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट थी, और उन्हें डर लगता था कि अगर वो लोग ऐसे स्लेव ट्रेड के बारे में कुछ करेंगे तो बिजनेसमैन नेशनल असेंबली का कुछ कर देगा। फाइनली 1794 के कन्वेंशन में
एक ऐसा लॉ पास हुआ जिसमें कि सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया, जितने भी ओवरसीज हैं सारे फ्रेंच स्लेव्स को फ्री कर दिया। लेकिन जो ये लॉ था ये ऐसे थोड़े कुछ सालों के लिए ही था, ये खाली 10 साल चला था। 10 साल बाद नेपोलियन आया और नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी री इंट्रोड्यूस कर दी कि अब स्लेवरी होगी। और फिर जो प्लांटेशन के ओनर्स थे उन्होंने अपनी ऐसे फ्रीडम समझ में आई, राइट टू इनस्लेव टू अफ्रीकन नेग्रोस। प्लांटेशन के जो ओनर थे उन्हें समझ में आया कि सबकी फ्रीडम ज़रूरी है, और उन्हें वो राइट जो इनस्लेव अफ्रीकन नेग्रोस था उसे भी यूज़ किया, मतलब कि वो भी ऐसे मना कर दिया कि उनका वो रेडी थे, उन्होंने जितने भी स्लेव्स थे उन सबको ऐसे छोड़ दिया। और एक ये फाइनली जो स्लेवरी थी वो 1848 में अबॉलिश हो गई थी, पूरी तरह से हट गई थी। और जो नेग्रोस का टर्म है वो उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो ऐसे अफ्रीका के जंगलों टाइप से आए होते हैं, सहारा जैसे ऐसे अफ्रीका में डेजर्ट वगैरह के एरिया होते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं। अब हम आते हैं 6th सेक्शन पे इस चैप्टर के, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। क्या पॉलिटिक लोगों के कपड़े चेंज कर सकता है, उनका स्टाइल चेंज कर सकता है, या फिर उनकी लैंग्वेज चेंज कर सकता है, या फिर जो बुक्स वो पढ़ते हैं उसे चेंज कर सकता है। जो 1789 में ये चेंज आया वुमेन मैन और चिल्ड्रन की लाइफ्स में कि एक लॉ भी पास हुआ, तो जो उनके ऐसे आइडियल्स थे लिबर्टी इक्वालिटी वो ऐसे हर दिन की प्रैक्टिस में आए कि वो रोज़ ऐसा करेंगे। 1789 के समर में जब थर्ड स्टेट के लोगों ने बेस्टाइल में घुस गए थे, जब एक लॉ आया इफ़ेक्ट में, वो था एबॉल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। पहले जो ये ओल्ड रेजिम का पीरियड था उसमें ऐसे मटेरियल और जैसे कल्चर एक्टिविटीज़ जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज वगैरह होते हैं वो जब भी कोई परफॉर्म कर सकता था जब वो अप्रूव हो जाते थे सेंसर ऑफ द किंग से, मतलब जब वो सेंसर बोल देते थे कि ये ठीक है अब तुम ये कर सकते हो, तभी वो लोग ये सब कर सकते थे। उसके बाद जो ऐसे अब ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है, राइट ऑफ मैन, सिटीजन्स ने प्रोक्लेम कर लिया ये कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन उनके नेचुरल राइट है। और जो ऐसे न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स और ऐसे प्रिंटेड पिक्चर्स होती थी वो फ्रांस में वैसे हर जगह होती थी। अब कोई ऐसे सेंसर से ऐसे कुछ अप्रूव नहीं करवाना पड़ता था कि ये हम छाप दें या नहीं छापें। वो सारी पिक्चर ये सब डिस्क्राइब करती थी कि फ्रांस में जो भी ऐसे इवेंट्स हैं उनमें ऐसे क्या क्या हुआ, और जो ऐसे फ्रीडम्स हैं उन फ्रीडम ऑफ द प्रेस है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप की वजह से अब सब लोग सब कुछ कर सकते थे जो वो लोग पहले नहीं कर पाते थे। और फिर ऐसे जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स होते थे वो भी इन सब जस्टिस और लिबर्टी वगैरह के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखते थे, कुछ कुछ लिखते रहते थे, लेकिन सिर्फ जो एजुकेटेड पीपल हैं वो ही उस चीज़ को पढ़ पाते थे। कंक्लूजन, 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर बना लिया, और फिर वो जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं उसने सोचा कि जो आसपास की कंट्रीज़ हैं मैं उन्हें भी उन पर भी रूल करूँगा, और जो वो जीतता जाता, जो किंगडम वो जीतता जाता वहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर को बिठा देता था कि अब ये जगह तुम संभालो, ये तुम्हारी है। जो नेपोलियन था वो अपने आप को ऐसे देखता था कि अब वही है, मतलब सिर्फ वही है पूरी दुनिया में। उसने काफ़ी ज़्यादा लॉ भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। कुछ लोगों को लगता था कि नेपोलियन लिबर्टर है जो कि लोगों के लिए फ्रीडम लाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जो नेपोलियन की आर्मी थी सब लोग देखने लगे कि अब सबको नहीं अच्छा लगता था नेपोलियन, तो फिर उन सबको ये अच्छा नहीं लगा, मतलब इनसे नफ़रत हो गई, सब लोगों को नेपोलियन से नफ़रत सी हो गई। और फिर वो फाइनली वाटरलू में 1815 पर डिफीट हो गया। वाटरलू में 1815 के ईयर में।
जो नेपोलियन के मेजर्स थे, जो जो उसने ऐसे आइडियाज़ दिए थे, जैसे लिबर्टी और ऐसे मॉडर्न लॉज के ऐसे लॉ वगैरह बनाए थे, ऐसे मेथड्स दिए थे, वो भी चले थे थोड़ा आगे। नेपोलियन के बाद ऐसे काफ़ी सारे लोग आए, मतलब नेपोलियन लास्ट एम्परर था जो ऐसे आइडियाज़ थे फिर लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स वगैरह के, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ये ऐसे लिबर्टी और जो ऐसे डेमोक्रेटिक राइट्स थे वो 19th सेंचुरी में अबॉलिश, वो ऐसे यूरोप तक हर जगह पर गए, और 19th सेंचुरी में जहाँ पर फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश हो गया था, जो कॉलोनी के पीपल थे उन्होंने भी इस आइडिया पर काम किया, वो फ्रीडम लाए और काफ़ी ज़्यादा काम किया अपने नेशन के लिए। और फिर जो टीपू सुल्तान और मनमोहन रॉय है, वो ऐसे दो इंडिविजुअल थे जिन्होंने जो आइडियाज़ हैं रिवॉल्यूशनरी फ्रांस से जो आइडियाज़ मिले उन सब का रिस्पॉन्ड किया, उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में कुछ बोला ऐसे। So now our first chapter of history, the French Revolution, is completed. In my next video, I will be discussing the question answers of this chapter. Give this video a hit like, share and subscribe. Thanks for watching.